रेंग रही है और 18 साल बाद सीरिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। सीरिया परमाणु हथियार बना रहा था। सीरिया परमाणु हथियार बना रहा था। बशर अल असद के काल में सीरिया एक गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसे सीरिया में एक ऐसी जगह पर यूरेनियम के अंश मिले हैं जिसके बारे में माना जाता रहा है कि वो पूर्व सरकार के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा था। यहीं पर इजराइल ने हमला बोला था। यह मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। आईएईए ये कह रहा है यहां ट्रेसेस मिले हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका का एक इतिहास ये भी रहा है कि वो इराक में कभी व्यापक नरसंहार की क्षमता वाले हथियार बता देता है, कभी वो किसी अब ईरान के संदर्भ में भी वो उसने जो कहा वो कहते हैं कि एग्जेजरेटेड था, ये बताने के लिए कि खतरा बहुत बड़ा है और हमको हमला करना पड़ेगा। तो ये सीरिया के संदर्भ में भी जो कहा जा रहा है कहीं वैसा तो नहीं है, या फिर क्योंकि बशर अल असद को क्योंकि रशिया का समर्थन हासिल था तो ये मुमकिन है कि एक तरीके से गुप्त रूप से परमाणु हथियार वहां बनाए जा रहे हो। सर क्या हो रहा होगा? देखिए 2007 में इजराइल में वहां पर किया था और ये एक्सपेक्टेड था कि वहां पर बन रहा है। उसकी ट्रेसेस अभी मिली है। क्यों मिली? क्योंकि एआईए को पहले मांगता रहा कि हमें परमिट दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, अब दिया है जाकर। तो उन्होंने देख लिया कि यूरेनियम के हैं ट्रेसेस वहां पर। तो बात यह है, ये हुआ है, ये सत्य है कि 2007 में वहां बम्बार्डमेंट किया गया है और उसके अंदर ट्रेसेस मिला है। तो वो अब क्या कह रहे हैं, सीरिया कह रहा है कि नहीं हम तो शांतिपूर्वक अपने शांतिपूर्वक तरीके के लिए हम न्यूक्लियर का ये कर रहे थे वहां पर। तो ये तो सही है कि है, इसमें सीरिया में कहीं भी नहीं है और ये हाथ लग गया था। बड़ी बात ये है वहां से ही आईएसएस का पूरा गढ़ बन चुका था बलसर, या और ये उसी डेजर्ट में हुआ है जो कुर्द का इलाका है वहां पर है ये। तो ये हाथ में यदि लग जाता या कुर्दिश आईएसआईएस वालों के, हाँ, तो सोचिए कि क्या होता। मगर ठीक है, उसको बर्बाद कर दिया था। इसलिए जब भी इजराइल करता है तो इजराइल की इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ी होती है, चाहे वो ईरान में कर रहा है यहाँ कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि उसने स्पेकुलेशन में कोई कुछ कर दिया। इसमें सच्चाई है, सीरिया वाज गोइंग, और इसमें एक रशियन एंगल ही नहीं है, इसमें एंगल ईरान का एंगल भी है। क्योंकि वहां की जो सरकार थी, सिया वाली जो सरकार थी, तो बशर असद उसी के हिस्सा थे। तो उस समय इनको मिला है नो हाउ टू डू अबाउट इट। तो अब तो सर क्या ये भी मुमकिन है, अगर इस तरह की खबरें हैं दुनिया में, क्या हर जगह जहां पर भी इस तरह का परमाणु कार्यक्रम कहीं गुप्त रूप से चलाया जा रहा है वो किसी ना किसी तरीके से इंटेलिजेंस को पता होगा, कम से कम अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस को? या ये भी मुमकिन है क्योंकि आईएसआईएस जैसे खतरे तो कई जगह पर है ना, क्या ये भी मुमकिन है कि कहीं ये चल रहा हो और दुनिया को पता ना हो? कैप्टन श्याम, और देखिए ये पॉसिबल है, लेकिन इजराइल जैसा कंट्री और मोसाद जैसी स्पाई एजेंसी इस बात को जानती थी कि उनको गोलन हाइट्स के बाद ये इलाका आता है और वहाँ पर वो अटैक करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने किया है अटैक, और उसके बाद ये गवर्नमेंट बहुत आसानी से उन्होंने क्या किया, उस समय उसको वो माउंटेन एरिया है डेजर्ट के साथ, उनको उसको एक तरह से लेबलिंग कर दी उन्होंने, और उसके बाद उसका ट्रेस खत्म कर दिया था। तो ये 18 साल के इतने सालों के बाद ये जब ये नई गवर्नमेंट ने परमिशन मैं जैसे ये जानना चाह रहा हूं सर, ईरान के संदर्भ में हाँ। ये नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान ने इसी तरीके से बनाया, कहीं से चोरी किया, फार्मूला क्या है, दुनिया भर से जो ब्लैक मार्केट है वहां से सामान उठाए और परमाणु बम बना लिया। कहीं इस तरह की कोशिशें कहीं गुप्त रूप से चल तो नहीं रही होंगी जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं? देखिए लीबिया के बारे में कहा जाता था, उसको भी बम्बार्ड करके खत्म कर दिया गया। दूसरा यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन हैड, उसके पास न्यूक्लियर हथियार था, उसको उन्होंने मान लिया, जब संधि हुई तो मान लिया मिन्स्क 2 के बाद कि हम हटा देंगे, और रशिया का था, रशिया ने हटा लिया। पर न्यूक्लियर भी चर्नेबल है, जोप्रोजिया है, उनके पास ये तो हैं। मगर प्रॉब्लम ये है, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की वो चाइना ने दिया है, पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया, ये बार बार है। एक ही को खान का नाम आता है कि चोरी से बना लिया उन्होंने, नीदरलैंड से लिया है। मगर आप नहीं, इतना आसान नहीं है, नहीं तो रशिया दे देता है ईरान को। ईरान तो एक नैरेटिव फैलाया गया है ताकि अमेरिका दुनिया की निगाहों में विलेन ना हो जाए कि उसने पूरी मदद की सब कुछ बनाने में, इसलिए एक्यू खान या दूसरी चीजों को प्रोजेक्ट होने दिया गया। असल में अमेरिका की बिना मदद के संभव नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आपको इजराइल में 1952 में दिया अमेरिका ने, दैट्स व्हाई उनके पास भी है। उनके नेगेव डेजर्ट में डोमोना न्यूक्लियर साइट जो है, जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है, वो अमेरिका का ही एक तरह का दिया हुआ है। तो फिर तो ये भारत के पास एक शक्ति है। भारत, रशिया, चीन अपने दम पे बनाया, चीन का भी कहते हैं चोरी चारी का है कुछ। जी। मगर तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका आपको जहां भी आज गड़बड़ी का कोई पेड़ बड़ा हो गया है, उसकी मूल में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ आपको मिलेगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से आज वो गड़बड़ी, और शायद ये इस तरह के मुल्क हैं जो ये सोचते हैं कि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो सॉल्यूशन कौन सीख करेगा, अगर घाव नहीं होगा तो मरहम कहां से बिकेगा। अगली खबर देखिए, इजराइल के एटमी प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा खुलासा। इजराइल संदिग्ध एटमी वेपन फैसिलिटी का विस्तार कर रहा है।
सैटेलाइट तस्वीर में दिखे न्यूक्लियर फैसिलिटी में नए निर्माण। दिमोना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव एटमी केंद्र की तस्वीरें। जानकारों ने नया रिएक्टर या फिर नया एटमी वेपन फैक्ट्री बताया। इजराइल पहले से परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बावजूद इसके इजराइल ने अब तक तस्वीरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये खबर किस तरह से ली जा रही होगी दुनिया में से? मैं बता देता हूँ इसको। सर कहना चाह रहे थे। देखिए, सर ने पहले बताया था इसके बारे में। एडमॉन जो आप कह रहे हो ना, 1950 से ये तैयारी चल रही थी, 60 का रिएक्टर है। और आप जैसे कह रहे थे ना, एक इजिप्ट भी कंट्री है जिसने भी चुपचाप तैयारी, लीबिया की बात की हमने, और इसके साथ अपने यूक्रेन की बात की। यूक्रेन के पास तो अपना था नहीं, वो तो न्यूक्लियर आर्सेनल को डिसआर्ममेंट के तहत हटाया गया था 1994 में, तो वो किया गया था एक संधि के तहत। और ये जो लीबिया है या सीरिया की बात की हमने, और इसके बाद इजिप्ट ने भी तैयारी की थी, उनको सबको हटा दिया गया था। और ये तो इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र कंट्री है जिसके पास ये एटॉमिक वेपन है, डिक्लेयर्ड नहीं है, और ये एनपीटी का मेंबर भी नहीं है। मजे की बात ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है यूनाइटेड नेशंस के, वो यहाँ नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम है इनके साथ, और इसलिए अब ये 1960 का बहुत पुराना है। फ्रांस के ईरान तो ये कहता होगा कि हमारे लिए दूसरा नियम, दूसरों के लिए दूसरा नियम, क्योंकि उसने वो गट्स के साथ आईएए का समर्थन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन अपने जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसका नहीं किया है साझा उन्होंने, इसलिए उनके पास आप कुछ कह नहीं सकते। फ्रांस ने मदद की थी इनको, फ्रांस ने ये बनाया था। तो सर अब वक्त कम है और कई खबरें इंतजार कर रही हैं। पुतिन की ज़ेलेंस्की को खुली धमकी। पुतिन ने कहा यूक्रेन बातचीत से युद्ध समाप्त कर ले, वरना हम ताकत से करेंगे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जिम्मेदारी कीव पर डाली है। पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के प्रयास को ईमानदार बताया है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रंप को मरहम लगी होगी, क्योंकि बड़े दिनों से कह रहे थे कि आप लोग वहां बैठकर हमारे खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, लेकिन ये खबर उनको ठीक लगी होगी। चलो, थोड़ा तो हमको क्रेडिट मिल रहा है। नहीं, पुतिन तो वहाँ पर देखा आपने अलास्का में कैसे उनसे बातचीत, उनको तो पूरा का पूरा क्रेडिट दे। जो जेलेंस्की से जो काम करवाना चाहते हैं, आ जाओ टेबल पे बात कर लो, और हो जाएगा जो हम बोलते वही होगा। ये 4 के 4 प्रांत तो नहीं मिलेंगे इंक्लूडिंग क्रीमिया, और नहीं होगा तो पूरा का पूरा हम आपको जो ये निप्रो रिवर है वो वाला इलाका हम ले लेंगे। क्योंकि देखिए सुमी, खारकी, इवन ओडेसा, और देखिए दे आर एडवांसिंग लाइक एनीथिंग, पूरा का पूरा। तो ऐसी कौन सी बात है जो अगर ये लेकर जाएंगे टेबल पर तो सुलह का रास्ता बनेगा? ये कह के अच्छा जो जमीन आपने अभी तक कब्जा कर लिया वो कंट्रोल कर लो आप, कोई बात नहीं, हमको इधर रहने दो, इसी पे बनेगा। डॉनबास चाहिए उनको, डॉनबास चाहिए, और जापोरिजिया में जहां पे है मारियापोल का पोर्ट चाहिए। ये अगर ज़ेलेंस्की अगर इस तरह की किसी चीज पे दस्तखत करके आ जाते हैं तो क्या हमको जीने दिया जाएगा उनके मुल्क में? ये भी ये भयगत सांप छछूंदर केरी वाला हाल हो गया। और अगली खबर देखिए, पोलैंड की सीमा पर नेटो के फाइटर जेट की उड़ान। फाइटर जेट ने सीमा पार कर यूक्रेनी हवाई सीमा में भी उड़ान भरी। रिपोर्ट बता रही है कि नेटो ने रेड लाइन पार की। नेटो के फाइटर जेट्स की उड़ानें तब हुई जब रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को निशाना बनाया गया है, जो पोलैंड से लगा हुआ है, जहां से नेटो के और पश्चिमी देशों के ज्यादातर हथियार जो हैं वो यूक्रेन में पहुंचते हैं, जिनके जरिए वो रशिया से लड़ाई लड़ रहा है। यहां नेटो के फाइटर जेट्स का उड़ान भरना और यूक्रेन की हवाई सीमा तक में चले जाना, ये चैलेंज तो है सर रशिया को। देखिए, रशिया बड़ी सावधानी के साथ वेस्टर्न जो पोलैंड से लगा इलाका है वहाँ पे कम अटैक करता है, चाहे लित्सपुक हो या लिपोज हो, इनमें कम अटैक करता है। लेकिन अभी उसको अब मिसाइल से अटैक करनी है, स्टैंड ऑफ वेपन से ज़्यादा उन्होंने एक्चुअली ये यूएवी की इस्तेमाल किया उन्होंने, और ये अनमैन्ड व्हीकल से अटैक किया, और करीब 20-25 उन्होंने मिसाइल्स मारे। क्या हुआ? वार्निंग लगी, नाटो के जो प्लेन्स है वो पोलैंड की सीमा पर चक्कर मारने लगे। हालांकि जो न्यूज आई है सेंट्रल कमांड की, उसके हिसाब से सारे के सारे वापस चले गए और वो वापस शांति। ये प्रोवोकिंग है कि रशिया के लिए कुछ करेगा इसमें रशिया? देखिए, आपको देखे होंगे 2 दिन बहुत जल्दी से सर। 2 दिन पहले पोलैंड के राष्ट्रपति ये बैठे हुए थे इनके साथ, ट्रंप साहब, वहां कहा 10,000 अमेरिकन सैनिक हमारी धरती पे, इसलिए हम बहुत दोस्त। तो ये उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है पूरा का पूरा फाइटर। तो ये मैसेजिंग है। अब ये मैसेजिंग ये प्रोवोकेशन के तौर पर कितनी ली जाती है और क्या होता है ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका प्रतिशोध में पधारने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।